नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। भारत नेपाल के बीच बातचीत का दौर जारी है। तल्खियों को कम करने की कोशिश की जा रही है। दोनों देशों के बीच अहम बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई महीनों की संवादहीनता और तल्खी के बीच आज यानी सोमवार को भारत और नेपाल के बीच अहम बैठक जारी है। संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ते हुए दोनों देशों के उच्च अधिकारी नेपाल में भारत स्पॉन्सर्ड परियोजनाओं को लेकर आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वैसे तो ये एक तरह से पहले से निर्धारित बैठक है और इसका सीमा विवाद से कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि इससे दोनों देशों की तल्खी को कम करने की दिशा में अच्छे संबंध की नींव रखी जा सकती है। इस बैठक की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि बैठक से ठीक पहले नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली ने पीएम नरेंद्र मोदी से बात की है। नेपाल भारत निरीक्षण तंत्र की ये 8वीं बैठक दोनों देशों के मध्यम हाल के सीमा विवाद से पैदा तल्ख तेवरों में नरमी की उम्मीद के तौर पर देखी जा रही है। 9 महीने के बाद ये बैठक हो रही है। बता दें कि बीते कुछ समय से चीन के बहकावे में नेपाल अकड़ दिखा रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील हिमाचली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील हिमाचली, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत नेपाल के बीच जो बातचीत जारी है उसका क्या महत्व है? देखिए सलोनी, सीधी सी बात है कि भारत और चीन और नेपाल के साथ जो बातचीत का सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है और इतिहास गवाह है कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बातचीत का सिलसिला तो वहां पर भी सालों से चला आ रहा है, लेकिन हल अभी तक नहीं निकला। सरहद का विवाद, क्षेत्र का विवाद सालों से पनप रहा है, लेकिन जिस तरीके से केपी ओली द्वारा जो नक्शा लाया गया, जो उस पे बयानबाजी हुई और जिस तरीके से चीन का उसमें हस्तक्षेप पाया गया कि ओली के कंधों पर जो है चीन जो है राजनीति कर रहा है या सियासत कर रहा है, जिसे भूमाफिया कहा जा रहा है। लेकिन आज एक नया मोड़ शायद भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच आ जाए, क्योंकि नेपाल द्वारा मई में जो एक सलोनी नया राजनीतिक नक्शा जारी किया गया था, उसके बाद जो है वो लगातार भारत और नेपाल के बीच तनाव जारी है। और अभी तक जो जानकारी मिल पाई है तो भारत और नेपाल के बीच अहम बैठक जो होने वाली है और एक तरह से पहले ये बैठक निर्धारित है, जिसमें कहा गया था कि दोनों देशों के उच्च अधिकारी नेपाल में भारत स्पॉन्सर्ड जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर जो है समीक्षा बैठक करेंगे। इस मीटिंग में सीमा विवाद को लेकर भी खास तौर पर चर्चा की जो बात कही जा रही है। क्या लगता है कि दोनों देशों के बीच जिस तरह से तनाव जारी था, तल्खियां कम होती यहाँ नजर आ रही हैं? देखिए, हर कोई तल्खी, हर कोई तनाव की स्थिति बातचीत से ही सही रास्ता निकाला जा सकता है। अगर संयम के साथ आज उच्चाधिकारियों की बातचीत होती है और जो मोदी और उनके नेपाली समकक्ष केपी शर्मा ओली हैं, अगर उनकी भी जिस तरीके से शनिवार को बातचीत हुई है और उसके बाद अगर आज सोमवार को अब थोड़ी देर बाद जो बैठक होने वाली है, तो उस बैठक को लेकर हम लोग सीधे तौर पर इन चीजों को लेकर एक भविष्य के प्रति जो दोनों मुल्कों के बीच अच्छे रिश्ते जो है वो बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जिस दिन ये बात की वो दिन बड़ा अहम था और शनिवार के दिन ये बात हुई। तो शनिवार को आपको पता ही है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस था और उस दिन बात करना टेलीफोन पर, तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक रवैया और सकारात्मक नतीजे इसके देखे। अगर बात की जाए, केपी शर्मा ओली ने पीएम नरेंद्र मोदी से बात की, क्या फोन से राजनीतिक मायने यहाँ नजर आ रहे हैं?
देखिए, राजनीतिक मायने अगर निकाले जाएं दोनों ही मुल्कों के, तो वर्तमान में कोरोना को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर आयात निर्यात और बाकी सारी चीजें जिस तरीके से चली हैं और राजनीति जिस तरीके से वो नक्शे को लेकर हुई है, तो ऐसे में विवाद अगर बढ़ता है तो इसकी हानि भारत को नहीं नेपाल को ज्यादा होगी। और नेपाल को हानि होने का मतलब है कि उसकी पहले ही कमर जिस तरीके से, वैसे तो पूरी दुनिया की वर्तमान में कमर जो है वो महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था जो वो टूट चुकी है, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो सही नहीं है। लेकिन अब अर्थव्यवस्था और आर्थिक तौर पे भी नेपाल में शायद वहां जो हुक्मरान बैठे हैं वो ये चीज देख रहे हैं कि अगर इसके राजनीतिक और आर्थिक मायने निकाले जाएं तो भारत के साथ उनके जो अगर मैत्रीपूर्ण संबंध और संयम से बातचीत करके अगर कोई हल निकालते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये भविष्य के लिए सुनोने उनके लिए ही फायदेमंद है। जी, क्या इसे तनाव कम करने की दिशा में देखा जा सकता है, या फिर ये कहे कि अभी भी नेपाल चीन के बहकावे में आकर कुछ कोशिशें कर रहा है? देखिए, जिस तरीके से चीन ने किया, जिस तरीके से लद्दाख में जो कुछ हुआ, तो नेपाल को ये बात पता है कि भारत के साथ उसके जो बड़े शक्तिशाली मुल्क हैं, अमेरिका हो गया या बाकी जो मुल्क हैं, वो उसके साथ खड़े हैं। तो ऐसे में नेपाल को पता है कि उनका दायरा कितना है, उनका भूभाग क्षेत्र कितना है, और भारत के सामने वो कैसे जो राजनीतिक तौर पर पंगा लेंगे या किस तरीके से कोई भी चाल चलते हैं। तो उन्हें भी पता है कि जो भूमाफिया, जिसको आज के दौर में जिस देश को कहा जाता है चीन को, अगर उसका साथ देगा, जिसकी ब्रांडिंग को लेकर या जिसकी चीजों को लेकर हर तरफ से बहिष्कार हो रहा है वर्तमान में, जिसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि ये महामारी जो है वो चाइना की देन है, तो ऐसे में अब स्थिति यही है। और नेपाल से, नेपाल के अधिकारियों की और नेपाल के जो प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, तो उनकी तरफ से अगर भारत की प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए जाते हैं तो हर तरीके से ये नेपाल को फायदेमंद ही होंगे। भारत को इससे, अगर वो हमारे साथ या भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते हैं तो इसका नुकसान उनको ही होगा। वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप की, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। देखिए सलोनी, सीधी सी बात है, हर चीज का विकल्प युद्ध या श्वेत युद्ध नहीं होता। बातचीत का दौर कश्मीर के मसले को लेकर भी रहा, नेपाल के मसले को लेकर भी रहा, लद्दाख के मसले को भी लेकर रहा। बातचीत से हल निकाला जा सकता है ताकि किसी भी मुल्क की कोई भी हानि ना हो, कोई तनाव की स्थिति ना बने। और बातचीत से हल, विदेश मंत्री का जिस तरीके से बयान आया था, और हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर ने, उन्होंने कुछ दिन पहले जो एक बयान दिया था एक संबोधन के दौरान, तो उससे भी नेपाल सतर्क है कि अगर वो चीन को ललकार सकते हैं, तो अगर नेपाल से होने वाला निर्यात और आयात की स्थिति को अगर रोक टोक लगा दी जाती है, वैसे तो महामारी के बीच ये इन चीजों पर बहुत ज्यादा स्तर पर रोक टोक लगी हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सीधी सी बात है कि इसका भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इसका नेपाल को ही नुकसान होगा। वहीं दूसरी ओर अगर चीन की बात की जाए, जिस तरीके से दखलंदाजी चीन कर रहा है, तो क्या इस बैठक के बाद चीन की ओर से दखलंदाजी नहीं की जा सकती? देखिए, चीन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा, क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से उसने पिछले दिनों चाल चली थी, एक साइड से वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान के कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश जो है वो कर रहा था, और दूसरी तरफ नेपाल को उकसाकर जो बयान आए थे और राजनीतिक हुक्मरानों और राजनीतिक माहिरों का जो मानना है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो नेपाल और पाकिस्तान के कंधों पर बंदूक रखकर चीन चलाना तो चाहता था, लेकिन ये उसको महंगा पड़ गया, क्योंकि अब भारत के पास राफेल जैसे विमान हैं जो इतनी बड़ी बड़ी सबमरीन हैं, और जो भारत के पास वर्तमान में ताकत है, तो ये इस मुल्क को भी पता है कि अब भारत से जो पंगा लेना उसको महंगा पड़ सकता है। और ड्रैगन जो है वो डर के मारे, अब कोई ना कोई ऐसा, जब इंसान डरा होता है तो उसकी सूझबूझ की शक्ति भी कम हो जाती है, तो वही स्थिति आज चीन की भी हो गई है। जी ठीक है सुनील हिमाचली, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और नेपाल के बीच बातचीत जारी है, बैठक जारी है, कई मुद्दों पर यह अहम बैठक जो है वो अहम हो जाती है। ऐसे में तल्खियां कम करने की भी कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 15 अगस्त को नेपाल के पीएम
केपी शर्मा ओली ने पीएम नरेंद्र मोदी से बात की थी। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वेंटिलेटर सपोर्ट पर है प्रणब मुखर्जी। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि 10 अगस्त को अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन अभी तक उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जब वो अपने अस्पताल में गए थे अन्य बीमारी के लिए, उसका इलाज करवाने के लिए, तो वहां उन्हें पता चला था कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया है, जिसकी सूचना उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी थी। वहीं आपको बता दें कि ताजा जानकारी के मुताबिक अभी भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है। वेंटिलेटर सपोर्ट पर उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि जीवन रक्षक उपकरण पर यानी कि वेंटिलेटर पर वो हैं और उनकी तबीयत में फिलहाल सुधार की कोई खबर सामने नहीं आई है। प्रणब मुखर्जी की कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। कोरोना संक्रमण के अलावा स्वास्थ्य संबंधी अन्य परेशानियों से भी जूझ रहे हैं मुखर्जी। इलाज के लिए दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील हिमाचली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील हिमाचली, अभी तक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए सलोनी, जिस तरीके से मेडिकल बुलेटिन जो वो जारी किया जाता है, तो उस मेडिकल बुलेटिन जिस दिल्ली कैंट स्थित सेना के अस्पताल में जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस वक्त उपचाराधीन हैं, महामारी के जो शिकार हुए हैं, तो उनको लेकर जो मेडिकल बुलेटिन अस्पताल की ओर से जारी किया गया है, उसमें यही बताया गया है कि अभी भी उनकी हालत जो वो स्थिर है और उनको वेंटिलेटर पर जो है वो रखा गया है। अस्पताल की ओर से जो मेडिकल बुलेटिन है उसमें ये जानकारी दी गई है। और हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी की गई थी। जांच के दौरान ही उनको कोरोना वायरस संक्रमण की जो है वो पुष्टि हुई थी। और जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, भारत रत्न से सम्मानित हैं, कांग्रेस सरकार में वो वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे हैं। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीति में अहम भूमिका रखते हैं, ये सभी को पता है। और समय समय पर वे अपनी पार्टी के कांग्रेस को भी सलाह देते रहते हैं। जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, चाहे नए कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके से खींचतान चल रही है या बयानबाजी सियासी गलियारों में हो रही है, हालांकि राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद वे सक्रिय राजनीति से थोड़े दूर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब उनके जो तबीयत है वो थोड़ी स्थिर बताई जा रही है, जो मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी किया गया है, तो उनके लिए अभी दुआओं का दौर भी जो है वो लगातार जारी है। और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं के में से एक जो है वो प्रणब मुखर्जी हैं और कई कांग्रेस के नेता भी इस पर जो है वो लगातार दुआएं कर रहे हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं और घर लौट आएं, क्योंकि कांग्रेस को भी इस वक्त उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कांग्रेस की वर्तमान में मुल्क में स्थिति बनी हुई है। सलोनी जी, सुनील आपसे जानना चाहेंगे, वहीं उनकी कोरोना रिपोर्ट भी जो है वो पॉजिटिव आई थी, क्या उसके बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक जो उनकी रिपोर्ट आई थी उसके बाद जो अभी उनकी हालत जो है वो स्थिर चली हुई है। और जिस तरीके से डॉक्टरों की ओर से कहा जाता है, डेली उनका चेकअप होता है, तो उसके रिपोर्ट के आधार पर तो उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। और इसके अलावा सलोनी, अगर कोई भी अपडेट होगा तो हम जरूर जो है वो साझा करेंगे। ठीक है सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वेंटिलेटर सपोर्ट पर उन्हें रखा गया है। हालांकि इस बारे में उनके बेटे ने, अभिजीत मुखर्जी ने 2 दिन पहले ही बताया था कि उनके पिता के स्वास्थ्य में काफी सुधार आया है और वो स्थिर हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जल्द ही हमारे बीच में होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। बारामूला में खीरी इलाके में आतंकियों ने हमला बोला है। एक पुलिस अफसर और 2 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं। घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां पर सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में पुलिस के एक अफसर और 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं। बता दें कि घायल सैनिकों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने सोमवार को बारामूला के क्रेरी इलाके में नाका पार्टी को अपना निशाना बनाया। हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवान पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद गांव में ही कहीं छुपे हुए हैं, जिसके चलते अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें कि इससे पहले 12 अगस्त को भी आतंकियों ने बारामूला में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाया था। आतंकियों ने उस समय सोपोर के हयगाम इलाके में पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाया था। इस हमले में सेना का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान 15 गढ़वाल रेजिमेंट का बताया जा रहा है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार जो आतंकी हैं वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और अब सीआरपीएफ के जवानों को, पुलिस पार्टी को के ऊपर आतंकी हमले किए जा रहे हैं। लेकिन लगातार सीआरपीएफ की ओर से उनके मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। ताजा मामला जम्मू कश्मीर के बारामूला का है, जहां सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। ज्यादा जानकारी के लिए पल्लवी राजपूत सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। पल्लवी, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल आतंकी हमला जो बोला गया है बारामूला में, क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, आपको सलोनी बता दें कि जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में ये आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। इस इलाके में आतंकियों ने इस नापाक हरकत को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घने कोहरे का फ़ायदा उठाकर ये हमला किया गया है। ये जानकारी दी है डीजीपी दिलबाग सिंह ने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारी पहुँचाई है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने घने कोहरे का फ़ायदा उठाते हुए ये गोलीबारी की है और हमले के बाद हालांकि फ़िलहाल अतिरिक्त बल मौके पर पहुँच गए हैं। इलाके की घेराबंदी भी कर दी गई है। हमलावरों को पकड़ने के लिए फिलहाल ऑपरेशन शुरू किया गया है। सलोनी, हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि इससे पहले भी 14 अगस्त को ऐसा ही एक हमला किया गया था आतंकियों के द्वारा और इस हमले में भी हमारे 2 जवान शहीद हो गए थे। श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम में यह हमला किया गया था और कुछ उसी तरह का हमला आज भी देखने को मिला है और आज भी हमारे देश ने 3 जवान आतंकी हमले में खो दिए हैं। पल्लवी, लेकिन बार बार आतंकियों के हमले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या देखा जाए कि लगातार क्या कोशिशें तो बरकरार हैं, कोशिशें की जा रही हैं, सीआरपीएफ और सेना भी अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन वहां पर अगर बात की जाए स्थानीय निवासियों की तो एक डर उनके अंदर भी बना हुआ नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल सलोनी, आप एकदम सही कह रही हैं। अब दरअसल ऐसा है कि जब से धारा 370 को खत्म किया गया है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और हम देख पा रहे हैं किस तरह से सेना और सिपाही जो हैं वो लगातार जुटे हुए हैं आतंकियों का सफाया करने में और काफी हद तक हमारे देश की सेना इसमें कामयाब भी होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में आतंकियों में भी बौखलाहट है और इस तरह की छिटपुट घटनाओं को आतंकी अंजाम देते रहते हैं ताकि इस तरह का भय का माहौल घाटी में हमेशा बना रहे, स्थानीय लोग भय के माहौल में रहें और ये साबित करने की यहाँ कोशिश की जा रही है कि धारा 370 को हटाकर भारत की सरकार ने एक गलत कदम उठाया है और इसे साबित करने की, इसे साजिश कहें कि इसी के कारण लगातार इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। हालांकि हमारे देश की जो सेना है वो जुटी हुई है, चाहे वो सीआरपीएफ कर्मी हो, पुलिस कर्मी
हों, लगातार इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको भी इस माहौल में लाने की कोशिश की जा रही है कि वो डर से बाहर निकलें, हिम्मत जुटाएं, और शायद यही एक कारण है कि अभी तक भी घाटी में हम देख पा रहे हैं कि नेट की सुविधा अभी शुरू नहीं की गई है और वहाँ पर चप्पे चप्पे पर इस तरह से जवान तैनात रहते हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि आपका कहना सही है कि आतंकियों के द्वारा हर बार ये कोशिश की जाती रही है कि स्थानीय लोगों को डराया जाए, और इसलिए अब हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ आतंकी, पाकिस्तान की जो सेना है वो भी सिर्फ रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। सीज फायर का जब भी उल्लंघन किया जाता है तो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है, स्थानीय लोगों के घरों पर गोले दागे जाते हैं, और हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से स्थानीय लोग भी इन हमलों में घायल हो रहे हैं। कई लोगों की जानें तक जा चुकी हैं, लेकिन हमारी देश की सेना डटी हुई है और इस कोशिश में लगी हुई है कि घाटी का जो वातावरण है वो भय मुक्त हो सके। सलोनी। पल्लवी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां पर सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर सोमवार को आतंकियों ने हमला बोला है। आपको बता दें कि आतंकियों ने बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में हमले को अंजाम दिया है। वहीं बिहार चुनाव से पहले ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सरकार में मंत्री श्याम रजक जेडीयू से बर्खास्त किए जा चुके हैं। नेता श्याम रजक ने विधायक पद से भी अब इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी का दामन थाम सकते हैं श्याम रजक। सीएम नीतीश कुमार पर भी उन्होंने निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जेडीयू के 99% नेता सीएम नीतीश कुमार से नाराज हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। श्याम रजक प्रधानमंत्री तक के नज़दीकी रहे हैं। मेरा तो आदर्श चंद्रशेखर जी रहे हैं। चंद्रशेखर जी के सबसे नज़दीकी कोई था, उनके सुपुत्र से भी ज़्यादा मुझको वो मानते थे। तो मेरे कामों को लोगों ने माना है, चाहे जो भी लोग, मोरारजी देसाई ने भी मेरे कामों को माना। जितने भी लोग रहे, यहाँ भी लालू यादव जी या नीतीश कुमार, काम के आधार पर मुझको जो भी प्रोत्साहन मिलता रहा वो काम के आधार पर। आज वो काम से ज़्यादा वो सिर्फ बरबोलापन और पाखंड और घमंड में चूर है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है बिहार की जनता तय करेगी। बिहार के जनता जिस तरह से छले गए हैं, जिस तरह उनके साथ उपहास हो रहा है, इस उपहास और छलने का वो बदला निश्चित रूप से लेगी। एक अंतिम सवाल, जिस पार्टी में आप जा रहे हैं हम कह सकते हैं तो घर वापसी कर सकते हैं, लेकिन अब वहाँ उस पार्टी का भविष्य तेजस्वी यादव है, उन्हीं के हाथ में सब कुछ बागडोर है। क्या आपको लगता है कि वो पार्टी संभाल पाएंगे या आने वाले दिन में बिहार के भविष्य बन सकते हैं? देखिए, आज युवा नेतृत्व, आज इस राज्य का भी जो आप मतदाता सूची देखेंगे तो युवा नेतृत्व सबसे ज़्यादा है, युवा मतदाता सबसे ज़्यादा है। तो युवा नेतृत्व को निश्चित मौका मिलेगा, ऐसा मुझे एहसास होता है। जदयू में और कैसे कैसे कितने नेता हैं जो दुखी है नीतीश जी के जिस तरीके से उनका संभवतः 99% लोग दुखी हैं। बहुत लोग निर्णय लेने में अपना फैसला नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन समय आएगा, क्रमवार कई चीज़ें, घटनाएं देखते रहेंगे, आपको हर दिन समाचार मिलेगा। और भी लोग ज्वाइन करने वाले हैं क्या, छोड़ने वाले हैं पार्टी? ये मुझे नहीं जानकारी है, मैं खुद ज्वाइन करूंगा, मुझे इसकी आगे की जानकारी। बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। बर्खास्त किए गए मंत्री श्याम रजक ने विधायकी भी छोड़ दी है। ज्यादा जानकारी के लिए पल्लवी राजपूत हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। पल्लवी, दलित राजनीति किस तरह से प्रभावित होगी? बिल्कुल सलोनी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से बिहार में दलित राजनीति जो है वो दूसरे राज्यों से काफ़ी अलग मानी जाती रही है। बिहार में दलित समुदाय हर चुनाव में अपना मसीहा तलाशता है। पहले कांग्रेस पर भरोसा किया गया, फिर लालू यादव के आरजेडी के साथ लंबे समय तक ये दलित समुदाय रहा। इसके बाद नीतीश कुमार की जेडीयू का भी रुख किया गया। लेकिन अगर हम पूरी पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो दलित समुदाय को हर किसी राजनीतिक पार्टी ने सिर्फ ठगा है, उनके हक के लिए किसी ने भी कोई ठोस काम नहीं किया।
इसलिए हम देख सकते हैं कि हर चुनाव में दलित समुदाय की जो वोटिंग पैटर्न है वो बदलता रहा है। और अगर हम बात करें इस समय श्याम रजक की, जो कि अभी बिहार की राजनीति का जाना माना नाम बने हुए हैं, जैसा कि उन्होंने अभी पार्टी छोड़ी, हालांकि वो पार्टी छोड़ते इससे पहले ही जेडीयू ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया और अब ये पूरी तरह से तय माना जा रहा है कि श्याम रजक घर वापसी कर सकते हैं, यानी कि आरजेडी में वो शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ऐसा है सलोनी कि ये जानना बेहद जरूरी है कि श्याम रजक और जेडीयू का नाता आखिर क्यों टूटा, और इसका एक बड़ा कारण अरुण मांझी को माना जा सकता है, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिली है कि जेडीयू ने पहले से ही ये तय कर लिया था कि श्याम रजक का टिकट काट दिया जाएगा। इस सीट से अरुण मांझी को उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। अरुण मांझी अभी से ही इलाके का दौरा भी कर रहे हैं। तमाम खबरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं और ये दौरे और जेडीयू से बढ़ती हुई नजदीकियां ही श्याम रजक को नागवार गुजरी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।